नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली होमवर्क देख लिए थे, जो होमवर्क सेट था हम लोग का 14, आज उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का हम लोग का पहला सवाल है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन में आपके पास क्या है? खिज्र खान, बी है हमारा मोहम्मद शाह, सी है मुबारक शाह और डी है आलम शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि खिज्र खान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 कहता है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए खिज्र खान, बी मोहम्मद शाह, सी मुबारक शाह और डी आलम शाह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, सैयद वंश का शासन काल कब था? 1320 से 1414, 1414 से 1451, सी में कहता है 1451 से 1526 और डी कहता है 1206 से 1290। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1414 से 1451, यानी सैयद वंश का शासनकाल रहा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि सैयद वंश के सबसे योग्य शासक कौन थे? ए खिज्र खान, बी मोहम्मद शाह, सी मुबारक शाह और डी आलम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुबारक शाह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ कहता है बहलोल लोदी, बी कहता है सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी दौलत खां लोदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, यानी कि लोदी वंश का अंतिम शासक जो थे वो इब्राहिम लोदी थे। अगला प्रश्न संख्या 6 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1526 है ना, 1527, सी में कहता है 1528 और डी 1529। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ना ए यानी कि 1526। अगला प्रश्न संख्या 7 है, यानी कि 7 नंबर, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? यानी लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पांचवा शासक था। अगला कहता है, सिकंदर लोदी ने अपना राजधानी दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित किया था? 1503 में, 1504, 1506, 1510। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1506। अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है कि सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविताएं लिखता था? मतलब सिकंदर लोदी जो है अपना एक उपनाम रखे थे और उसके उस नाम से क्या करते थे कि वो अपनी कविताएं को लिखते थे। तो वो नाम बताना है कि सिकंदर लोदी का उपनाम क्या था जो कि उनकी कविताएं लिखी आती थी। अगला इसमें देखेंगे कि गुलबदन है, बी कहता है गुलरुखी है, सी निजाम खान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलरुखी, यानी कि जितने भी कविताएं अपना लिखे हैं वो गुलरुखी नाम से लिखे हैं। देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर कहता है, लोधी वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो लोधी वंश समाप्त कैसे हुआ? तो आंतरिक कलह के कारण, बाबर का आक्रमण, अमीरों का विद्रोह, उपरोक्त सभी। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जितने भी प्रॉब्लम थे सब उसी के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर कहता है कि इनमें से गुलाम वंश का नहीं है, मतलब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गुलाम वंश में नहीं रहे हैं। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और इब्राहिम लोदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है गुलाम वंश से संबंधित नहीं रखते। अगला सवाल कहता है 12 नंबर, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी फिरोज शाह तुगलक यानी कि फिरोज तुगलक और डी कहता है शाहजहां। तो आगरा नगर की स्थापना करने वाले कौन सा शासक है? तो ये सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर कहता है कि निम्न वंशों ने किस क्रम से दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। मैंने आपको क्रम सजाना है कि सबसे पहले कौन आए, खिलजी आए, लोदी आए, सैयद आए, गुलाम आए।
तो इसका आप देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा डी, यानी कि सबसे पहले हमारा कौन आए थे, गुलाम वंश। सबसे पहले गुलाम वंश, दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, तीसरे नंबर पर सैयद वंश और लास्ट जो था वो लोधी वंश था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता है, ए खराज, बी उस्र, सी जकात और डी जजिया। 14 नंबर हमारा क्या कहता है, उस्र कहलाता था, यानी कि मुसलमानों से द्वारा लिया गया कर को हम लोग उस्र कहते थे। अगला प्रश्न कहता है, सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था, खास खेल, खूट, पटवारी और डी कहता है मुकद्दम। तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा खास खेल। सुल्तान सप्ताह में कितने बार दरबार में न्याय करने आता था, 3 बार, 4 बार, 2 बार, 1 बार। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 बार। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण करने के लिए निम्न में कौन सा सुल्तान थे, ए फिरोज शाह तुगलक, बी में बहलोल लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी अलाउद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन। अब यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न को देख चुके हैं, है ना। हिस्ट्री हमारा जितना भी होमवर्क में आपका दिया था उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे हम लोग क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्न, मतलब ज्योग्राफी में हम लोग जो भी टॉपिक देख रहे थे उससे रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे, इसका होमवर्क में किए थे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन, तो सड़क परिवहन से रिलेटेड सवाल यहाँ पर है। पहला सवाल यानी कि 18 नंबर, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कितना नंबर पर आता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय स्थान। 19 नंबर कहता है, भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है, ए 20%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80%। 20 नंबर कहता है कि पक्की सड़क, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है तो इसको आप यहाँ पर पॉक कर दीजिए, यानी कि बोल रहा है पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी बिहार और पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र और तमिलनाडु, डी कहता है कर्नाटक और केरल। तो 20 नंबर हमारा क्या कहता है कि इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला प्रश्न 21 नंबर कहता है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, ए महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बी कहता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, सी कहता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, डी में कहता है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। 22 नंबर में कहता है, देश की राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, 49,585 किलोमीटर, 51,996 किलोमीटर, सी में कहता है 70,934 किलोमीटर, है ना, और डी में कहता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, यानी कि 1,04,75 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1,04,75 किलोमीटर। 23 नंबर कहता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ए NH1, बी में NH2, सी में कहता है NH8 और डी कहता है NH44। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, NH44। 24 देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH45A, NH47A, सी में कहता है NH52A और डी में कहता है NH1A। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि NH45A। 25 नंबर कहता है, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हैं, NH18 के द्वारा, NH21 के द्वारा, NH19 के द्वारा, NH26 के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
NH-19 के द्वारा। 26 नंबर कहता है कि ग्रांड ट्रंक सड़क है दिल्ली और मुंबई के बीच में, यानी कि ग्रांड ट्रंक GT रोड है ना, जिसको हम लोग GT रोड कहते हैं। तो GT रोड कहां से कहां तक जाता है? दिल्ली और मुंबई के बीच में। बी में कहता है दिल्ली एवं कोलकाता के बीच में। सी दिल्ली और अमृतसर के बीच में। डी अमृतसर और कोलकाता के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर एवं कोलकाता के बीच में जो बना है सड़क उसको बोलते हैं GT रोड। 27 नंबर में कहता है विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। ए लेह श्रीनगर, बी पासीघाट ईटानगर, सी सिलचर शिलोंग और डी उधमपुर श्रीनगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सबसे ऊंचा सड़क देखेंगे तो आपका बनाया हुआ है लेह श्रीनगर में। 28 नंबर कहता है सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य निम्न में कौन है? ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी केरल और डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल। 29 नंबर कहता है मैत्री सेतु किस नदी पर बनी है? ए नर्मदा नदी पर, बी फेनी नदी पर, सी गंगा नदी पर और डी कावेरी नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फेनी नदी पर। 30 नंबर कहता है दिल्ली से चेन्नई निम्न में कौन सड़क जोड़ता है? ए NH-44, बी NH-52, सी NH-48 और डी में कहता है NH-19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH-48। अब देखिए हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी का प्रश्न को है ना कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी से हम लोग देख रहे थे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा के संदर्भ में हम लोग इसका होमवर्क में देख लिए थे और इसके रिलेटेड हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो आज का हम लोग का पॉलिटी का पहला सवाल और पूरे सेशन का 31 क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और डी में कहता है संसद के सदस्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा के सदस्य। 32 नंबर कहता है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब भी अस्थायी यानी कि प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव होता है वो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद जब गठन हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर ऑटोमेटिक का पद खत्म हो जाता है। अगला हमारा 23 नंबर कहता है कि लोकसभा के बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी द्वारा क्या कर सकते हैं? लोकसभा के बैठक को समाप्त कर सकते हैं। 34 नंबर कहता है लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। बी में कहता है उच्चतम न्यायालय के आदेश से। सी में कहता है भारत के राष्ट्रपति के आदेश से। डी कहता है भारत के प्रधानमंत्री के आदेश से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संसद द्वारा पारित अधिनियम से क्या कर सकते हैं कि लोकसभा के सामान्य अवधि को बढ़ाई जा सकती है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, यानी कि जितना आपका जमानत राशि जो जमा रहता है तो कैसे उसका है ना जब्त कर लिया जाएगा। तो कहता है 1/5 से कम मत प्राप्त हो। बी में कहता है 1/7 से कम मत प्राप्त हो। 1/6 से कम मत प्राप्त हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा के चुनाव में जो भी सांसद होंगे उनका जमानत को जब्त कर लिया जाएगा। 37 नंबर कहता है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी एक साथ दोनों सदनों में, डी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो 37 नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल लोकसभा में। 38 नंबर क्या कहता है कि किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ए 15 प्रश्न, बी 20 प्रश्न, सी 25 और डी कोई नहीं, कोई सीमा नहीं है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 प्रश्न। 39 नंबर कहता है नया संसद भवन आधारशिला कब दिया गया था? 10 दिसंबर 2020, 10 दिसंबर 2020, 15 अगस्त 2021, 26 जनवरी 2021। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर कहता है नए संसद भवन का डिजाइन कौन किए थे? ए रमेश पाठक, बी ज्ञानेश मिश्रा, सी बिमल पटेल, डी लॉर्ड मियो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिमल पाटेल। देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया है ना? माने भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था है वो कब से लागू किया गया है? ए में कहता है 1953, बी में 1973, है ना, सी में कहता है कि 1989 और डी में कहता है 1976। तो आपको बताना है कि जो सांसद लोग का है ना रिटायर होने के बाद या फिर जो 5 साल का जो होता है कार्यकाल खत्म होने के बाद उन लोग को पेंशन मिलता है, तो वो पेंशन कब से स्टार्ट किया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है कि मीरा कुमार, है ना, मीरा कुमार कैवे लोकसभा के अध्यक्ष थे? मतलब मीरा कुमार जो थे कैवे लोकसभा के अध्यक्ष थे? पहली, दूसरी, है ना, सी कहता है 15वीं और डी 17वीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, सी, यानी कि 15वीं। 43 नंबर कहता है लोकसभा में विपक्षी दल के न्यूनतम कितने सांसद की जरूरत होती है? ए 55, है ना, बी 50, सी 78 और डी 125। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55। 44 नंबर कहता है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ए हुकुम सिंह, बी गणेश वासुदेव मावलकर, सी नीलम संजीव रेड्डी और डी ओम बिरला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलकर। ये जो थे हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखिए हम लोग पॉलिटी का सवाल समाप्त कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न को, और साइंस में हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी, है ना। तो बायोलॉजी के प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी का पहला सवाल, और इस सेशन का, है ना, 45 नंबर है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को पेट में ले जाता है? ए ग्रास नली, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत और डी मलाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रास नली। 46 नंबर कहता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? ए मुंह में, बी अमाशय में, सी छोटी आंत में, डी बड़ी आंत में। तो आपको बताना है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि अमाशय में। 47 नंबर, पित्त का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, पित्ताशय में, छोटी आंत में। तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि यकृत में। 48 नंबर, पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण करता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटी आंत। 49 नंबर देखेंगे अग्नाशयी रस में कौन से एंजाइम होते हैं? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, बी में कहता है पेप्सिन, रेनिन, एचसीएल, सी कहता है पीत रस, बाइलरी लाइपेज, डी में कहता है एमाइलेज, पेप्सिन, पीत रस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्नाशयी रस में क्या होता है? तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। 50 नंबर कहता है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है? ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी मलाशय, डी गुद्दा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गुद्दा। 51 कहता है लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचाने में मदद करता है? ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन और डी लाइपेज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलेज। 52 नंबर कहता है पाचन तंत्र का कौन सा अंग भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है? ए अमाशय,
बी छोटी आंत, सी यकृत और डी अग्नाशय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय। 53 नंबर कहता है कि मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि टाइलिन, यानी कि मुख में जो स्टार्च का शर्करा का पाचन करता है तो वो किसके आधार कौन करता है? तो टाइलिन। 54 नंबर कहता है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ए यकृत, बी पित्ताशय, कॉर्निया, आंत। अब देखिए पाचन तंत्र में कॉर्निया का क्या काम भाई, है ना? कॉर्निया तो आपको दृष्टि पटल यानी कि देखने वाला आंख में होता है कॉर्निया। तो पाचन तंत्र का ये कॉर्निया जो भाग है नहीं है। यकृत हमारा पाचन तंत्र का भाग है, पित्ताशय ये भी है, आंत है, तो ये वाला जो है नहीं होगा। चलिए 55 नंबर में देखिएगा, दुग्ध को प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम होता है। देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है ना, एरोप्सिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेनिन। 56 नंबर कहता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए तो हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो क्या चीज अत्यधिक महत्वपूर्ण है उसको आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजाइम। 57 नंबर देखेंगे तो कहता है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? यकृत में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। 58 कहता है पित्त का प्रमुख कार्य होता है। ए वसा का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तन, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल का वसा में परिवर्तन, सी कहता है वसा का पाइसीकरण और ये सभी। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसा का पाइसीकरण होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर साइंस का भी प्रश्न को है ना देख लिए हैं। अब हम लोग का बच रहा है लास्ट, है ना, करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर का जो भी हमारा टॉपिक दिया हुआ था उससे टॉपिक से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे। तो आज का पहला सवाल और इस सेशन का 59 नंबर का सवाल है, राइज ऐप कौन जारी किया है? झारखंड सरकार, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि राइज ऐप जो है कौन लॉन्च किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 60 नंबर कहता है सुगम ऐप निम्न में कौन जारी किया है? असम सरकार, बी में कहता है भारतीय रेल, सी छत्तीसगढ़ और डी हरियाणा सरकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार। 61 नंबर कहता है संज्ञान ऐप इसके द्वारा जारी किया गया है? भारतीय रेल के द्वारा, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रेल। संज्ञान ऐप जो है वो भारतीय रेल के द्वारा, सॉरी इसका होगा भारतीय रेल नहीं, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है ना। तो इसका संज्ञान ऐप जो है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। 62 नंबर कहता है कि भारत रत्न पाने वाले कुल कितने व्यक्ति हैं? वर्तमान में देखेंगे कि भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हो गए हैं। तो 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 53 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 53। अभी वर्तमान में जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले की संख्या कितनी है? तो 53। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 63 कहता है 2024 में भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया गया है? 5 व्यक्ति को, 4 को, 6 को और 7 को। तो कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो अभी 5 व्यक्ति को दिया गया है। 64 नंबर कहता है 2024 में निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? यहाँ पर देखिएगा कि इनमें से 2024 में कौन से व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला है? कर्पूरी ठाकुर, है ना, लाल कृष्ण आडवाणी, सी नरेंद्र मोदी और डी चौधरी चरणदास। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कर्पूरी ठाकुर को मिला ही है, लाल कृष्ण आडवाणी को भी मिला है, चौधरी चरणदास को भी मिला है। तो अभी फिलहाल जो है नरेंद्र मोदी को भारत रत्न नहीं प्राप्त है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि नरेंद्र मोदी। अगला सवाल 65 नंबर कहता है कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से हुआ था? ए 1786 से, 1959, है ना, सी में कहता है 1978 और डी 1954। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में किया गया है। अब देखिए 66 नंबर कहता है कि मरणों उपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई है? यानी कि मरने के बाद भी जो मर चुके हैं और उनके नाम से भी,
है ना, भारत रत्न देने की भी परंपरा को चलाई गई, है ना। तो वो कब से स्टार्ट हुआ? 1955, 2000, 1998, 1956। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। देखिए, भारत रत्न शुरुआत हुआ 1954 में और मरने के बाद वाला जो देने वाला हुआ 1955 में, नहीं, एक साल बाद मरने के बाद भी लोगों को दिया जाता है भारत रत्न। अब 67 नंबर कहता है भारत रत्न देने की सिफारिश कौन करते हैं, यानी कि भारत रत्न किन्हीं को मिलेगा तो उनका सिफारिश कौन करेंगे? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश और डी लोकसभा। तो कौन करेंगे? तो देखिए, भारत रत्न किसको मिलना है नहीं मिलना है इसका तय कौन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जिनका नाम, है ना, चिन्हित करेंगे उनको दिया जाएगा। 68 नंबर कहता है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है ना। सीवी रमन, ए में कहता है, बी में कहता है MS स्वामीनाथन, सी में कहता है APJ अब्दुल कलाम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन। 69 नंबर कहता है सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए इंडियन आर्मी कौन सा ऐप जारी किया है? ए संभव ऐप, बी स्कैन ऐप, सी सक्षम ऐप और डी सुगम ऐप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संभव ऐप। 70 नंबर देखिए, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, VVI है। तो चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? समाधि स्थल, किसान घाट, चरण घाट, चौधरी स्थल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, है ना, बी, यानी कि किसान घाट। तो इस सेशन में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखे और 70 क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग क्या कीजिए कि एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा कि हमारा 70 का 70 क्वेश्चन हमारे माइंड पर है। और इस वीडियो को दोबारा देखने से पहले क्या कीजिए कि इससे पहले जो हम होमवर्क सेट 14 है ना, उसको वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखने से थोड़ा ज्यादा फायदा नजर आएगा। धन्यवाद।